सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 12 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अबूजर मौज़म। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। धुंध और फनी खराबी के बायस गुड्डू बलोकी, निशात और निशात चूनिया पावर प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई है, जिससे लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है और लाहौर का कोटा 2000 मेगावाट से कम करके 1000 मेगावाट कर दिया गया है। शहर की बात की जाए तो 477 फीडर्स बंद हो गए हैं लाहौर में। हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग की जा रही है, तो 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में यही सूरत हाल है। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन धुंध और फनी खराबी के बायस गुड्डू बलोकी, निशात और निशात चूनिया पावर प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल चुकी है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। लाहौर शहर के बासी इस वक्त शदीद परेशान है। यकीनी तौर पे ठंड है, इस वक्त पंखों की या AC की जरूरत तो नहीं, लेकिन जो दीगर मामलात हैं वो बिजली के होने से ही चलेंगे। लाहौर का कोटा 2000 मेगावाट से कम करके 1000 मेगावाट कर दिया गया है और शहर के 477 फीडर्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। हर घंटे के बाद 1 घंटे की अजियत दी जा रही है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग जारी है और अभी बड़ा ब्रेकडाउन है। लाहौर शहर में मुख्तलिफ इलाकों से अभी भी यही इतलात आ रही हैं कि अभी भी बिजली बहाल नहीं की गई है और 477 फीडर्स हैं जो कि इस वक्त जिधर से बिजली जो है तातुर का शिकार है और अभी जो है बिजली बहाल मुकम्मल तौर पर लाहौर शहर में नहीं हुई है। विफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की जेरे सदारत जारी है। इजलास में विफाकी काबीना 20 निकाती एजेंडे का जायजा ले रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट के हवाले से 172 अफराद का नाम ईसर में शामिल करने, पाकिस्तान और चीन के माबैन सजा याफ्ता कैदियों के तबादले और यूनियन काउंसिल चेयरमैन की रजिस्ट्रेशन भी एजेंडे का हिस्सा होगी। मजीद बात करते हैं बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी बताएगा इजलास जो है उसमें कौन कौन से एजेंडे शामिल हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और आज के इजलास का जो अहम एजेंडा है उसमें 172 अफराद जिनके नाम JIT ने तजवीज़ किए थे कि उनको ECL पे डाला जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बरहमी का इजहार किया था और करार दिया था कि JIT ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और काबीना को ये हिदायत की थी कि वो इस मामले को जो है नज़रसानी करे। तो आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इस पर नज़रसानी की जा रही है और यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ जो नाम है वो ECL से निकाल दिए जाएंगे और बाकी नाम जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वफाकी काबीना जो है वो आज पाकिस्तान और चीन के दरमियान सजा याफ्ता जो कैदी हैं उनके तबादले के मुआहदे की मंजूरी देगी। मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनमें तकर्रियों की मंजूरी भी होगी। मुख्तलिफ महकमा जात के लिए जो ज़िमनी ग्रांट्स हैं उनकी मंजूरी दी जाएगी। कायदे आज़म मज़ार का जो निगरान बोर्ड है उसकी तश्कील नौ की जाएगी और मुख्तलिफ महकमों के हवाले से जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं वो भी आज काबीना के सामने रखी जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया बशीर, आपने हमें आगाह किया। उधर पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा है कि कत्ल केस में अगर रिमांड 14 दिन का हो सकता है तो नैब केस में क्यों नहीं। 90 रोज का रिमांड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिमांड के हवाले से कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट में बात करेंगे। नैब के 90 दिन के रिमांड के कानून की मुखालिफत करते हैं। नैब को 90 दिन का रिमांड एक जो है वो नहीं मिलना चाहिए और डेकोनिन लॉ से है और 90 दिन के रिमांड के कानून को तब्दील होना चाहिए। आप चली जाइए। बिल्कुल नहीं, ड्रैकोनियन 90 दिन यानी अगर कत्ल के केस में रिमांड जो है वो 14 दिन हो सकता है तो यहाँ पर 90 दिन की तुक है। बिल्कुल हम इससे बात नहीं करते, ड्रैकोनियन और इसको चेंज होना चाहिए। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए कानून और इंसाफ में पहुंचे हैं। चेयरमैन कमेटी रियाज फिदियाना और शहबाज शरीफ और दीगर अरकान कमेटी ने नए साल का केक भी इस मौके पर काटा है। जी बिल्कुल, ये आपको आगाह करेंगे सूरत हाल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए कानून और इंसाफ में
पहुंचे हैं। केक भी काटा गया है नए साल का। तो शहबाज शरीफ जो हैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, चेयरमैन PAC हैं और आज भी इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ और दीगर अरकान कमेटी ने नए साल का केक भी काटा, तालियां भी बजाईं और एक दूसरे को दुआएं भी दी। जी हाँ बिल्कुल, अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए और इस मौके पर नए साल को खुशामदीद कहा और दीगर अरकान के साथ उन्होंने केक काटा। इस मौके पर देख सकते हैं शहबाज शरीफ इस वक्त तो खुश दिखाई दिए जब वो केक कटिंग में शरीक हुए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं चौधरी निसार किसी सूरत फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। इलेक्शन से पहले बयानात के हवाले से चौधरी निसार के बयान पर तबसरा नहीं करूंगा। वो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये क्राइम इस मुल्क में एहतसाब के नाम पे बरसों से जारी है। इस क्राइम का खात्मा पहले होना चाहिए। भाई साहब, चौधरी निसार साहब की सरबराही में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात किया फैसलाबाद में। चौधरी निसार अली खान साहब भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। उनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे इस बात के बारे में मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ। अच्छा, चौधरी निसार ने ठीक कहा है कि अगर बयानबाजी रुक जाती तो आज मुस्लिम लीग की हुकूमत होती। मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता। बयानबाजी ना होती तो कुछ और होता। और चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। आला शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ करप्शन की तहकीकात और रेफरेंसेस की मंजूरी का इम्कान भी है। मेगा करप्शन स्कैंडल्स पर पेशरफ से मुतालिक जायज़ा लिया जा रहा है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर बताएगा इस वक्त इजलास जारी, क्या तफसील है? नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बाकायदा जो इजलास है वो शुरू हो चुका है। हेडक्वार्टर में ये इजलास हो रहा है जिसमें नैब की प्रोसिक्यूशन टीम भी शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ केस अफसर्स हैं, DG ऑपरेशन है और DG रावलपिंडी इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शरीक हो रहे हैं। और ज़राई का ये कहना है कि इसके एक अहम बात यह है कि नैब आज के जो इजलास है नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, उसमें कुछ अहम फैसले होने वाले हैं जिसमें कुछ आला शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो है वो कुछ इंक्वायरीज और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन को ऑथराइज़ किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नए रेफरेंस भी दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह मेगा करप्शन केसेस के मुतालिक भी उसकी जो होने वाली पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया जा रहा है और नैब की जो साल भर की कारकर्दगी रही और आइंदा का साल नैब ने किस तरीके से काम करना है उस हवाले से भी जो है वो नैब की कारकर्दगी का जायज़ा लिया रहा है। चेयरमैन नैब का ये कहना है कि करप्ट और बदउनवान नासर मुल्क की खजाना लूट कर जहाँ दुनिया के जिस कोने में भी छुपे होंगे नैब जो है वो उनको तलाश करके वापस लाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया सगीर चौधरी, आपने हमें आगाह किया। गुजरावाला में शहरियों की जानो माल गैर महफूज है। अगवाकार गैंग से हुआ है और एक माह कबल अगवा किए जाने वाले 7वीं जमात के तालिब इल्म हंजला की लाश मिल गई है। मुलजिमों ने मकतूल के अहल खाना से 1 करोड़ रुपए तावान भी मांगा था। इंतहाई अफसोसनाक है ये वाक़या। जाहिद इकबाल से मजीद बात करते हैं। जाहिद इकबाल बताएगा क्या मामला है, क्या कहना है पुलिस का? अफसोसनाक वाक़या थाना भगवानपुरा के इलाका में पेश है, जहाँ पर 1 माह कबल 7वीं जमात के तालिब इल्म को तवान के लिए अगवा किया गया और उसके वर्सा से 1 करोड़ रुपए का तवान मांगा गया। वर्सा 1 माह तक बच्चे की तलाश करते रहे लेकिन बच्चा तो ना मिल सका और गुज़िश्ता रात थाना नौशहरा विरका के खेतों से बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए DHQ गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और अभी तक होने वाली तहकीकात में ये बात सामने आ रही है कि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दोनों मुलजमान इसी मोहल्ले के थे जो अगवा के दौरान आके बार बार वर्सा से यही पूछते रहे थे कि आपका बच्चा मिल सका है या नहीं मिल सका। अभी तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मगवी बच्चा अगवा होने वाला जो बच्चा था जिसकी डेड बॉडी मिली थी उसका अभी थोड़ी देर पहले जनाजा भी अदा कर दिया गया है। अभी अहले इलाका बड़ी तादाद में इस घर में मौजूद हैं। अफसोस किया जा रहा है 1 माह तक ये वर्सा अपने बच्चे की तलाश के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहे लेकिन बच्चा ना मिल सका, जबकि पुलिस का कहना है कि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया। आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, इस्लामाबाद में ANF इंटेलिजेंस ने सेक्टर F10 मरकज में बड़ी कार्रवाई करते हुए डबल कैबिन गाड़ी से 2.5 मन मनशियात बरामद की हैं। गाड़ी में सवार 5 मुलजिमान गिरफ्तार भी कर लिए गए। मनशियात पंजाब मुंतकिल की जा रही थी और ये कार्रवाई जो है की गई है। बरामद की जाने वाली मनशियात 84 पैकेट्स में छुपाई गई थी। तो बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है और मनशियात स्मगलिंग को रोका गया है। ANF ने यह कार्रवाई की है और साथ साथ बताएं आपको F10 मरकज़ है जहाँ पर यह कार्रवाई की। डबल कैबिन गाड़ी है जहाँ पर यह कार्रवाई करते हुए 2.5 मन मनशियात बरामद की गई हैं।
اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ گاڑی میں سوار 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر ہیں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سی ایم صاحب، لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ سی ایم ہاؤس میں آپ کا جو کمپلین سیل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے، لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگ اندر جا سکیں، اپنی شکایتیں دے سکیں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر پورٹل جو ایک اپلیکیشن ہے، آپ اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے اس کی رپورٹ لیں اور جلد سے جلد یہ بتائیں کہ کب تک آپ کا یہ ایکٹیو ہو جائے گا اور لوگوں کی آپ شکایت لینا شروع کریں گے۔ شکریہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے آپ لوگوں نے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، وفاقی وزراء نے بھی مطالبہ کیا، اس پر قائم ہے یا آپ کو تھوڑا سا اوپر نیچے کا معاملہ ہو گیا ہے؟ نہیں سر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہماری جو نمبر 1 ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ کیونکہ چیف منسٹر صاحب پچھلے 11 سال سے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں فائنینس میں، فائنینس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، دوسری دفعہ چیف منسٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آج بھی فائنینس منسٹری ہے۔ تو دو حالات اس وقت ہم صوبے سندھ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اربوں نہیں کھربوں روپے کی ہر سال ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں، ہمیں اس کا بھی حساب چاہیے، اور اس کے ظاہر ذمہ دار جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب ہیں۔ جب تک یہ ساری تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں، ہمیں خوف ہے کہ کہیں جو شواہد ہیں ان کو ڈسٹروائے نہ کر دیا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے جب اقتدار کے اندر آئے تو واجد شمس الحسن سے وہ سارا ایویڈنس سوئس بینکس اکاؤنٹس کا منگا کے اس کو ڈسٹروائے کیا تھا۔ لہٰذا ہم دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ ہم پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ فوری طور پر ریزائن کریں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں کوہستان میں شادی پر ڈانس کرنے والی لڑکیوں کے قتل سے متعلق سماعت ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کورٹ کو بتایا کہ لڑکیوں کو قتل کیا گیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ عدالت نے 3 کمیشن مقرر کیے تھے، اس کی کیا رپورٹ سامنے آئی تھی؟ جواب میں وکیل نے کہا کہ کمیشن کے سامنے جعلی لڑکیاں پیش کر کے کہا گیا کہ کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو یہ اہم سماعت ہوئی، شادی کی تقریب پر ڈانس کرنے والی لڑکیوں کے قتل کا معاملہ جس سے متعلق سماعت ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آج کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بتایا یہ گیا تھا کہ یہ لڑکیاں قتل نہیں ہوئی ہیں اور جعلی لڑکیوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے زلفی بخاری کو بطور معاون خصوصی کام کرنے کی اجازت دے دی ہے اور مختصر سا فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق زلفی بخاری کے خلاف درخواست کا کوئی میرٹ نہیں ہے اور زلفی بخاری کو نااہل قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے۔ مختصر سا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے قریبی دوست اور معاون خصوصی زلفی بخاری کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں مختصر فیصلہ جاری کر دیا ہے اور فیصلے کے مطابق زلفی بخاری کے خلاف درخواست کا کوئی میرٹ نہیں بنتا۔ زلفی بخاری کو نااہل قرار دینے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ تو مختصر سا فیصلہ سامنے آ گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اور زلفی بخاری کو کام کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ کچھ ٹھنڈے موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ مری میں 9:30 کی ہونے والی پہلی برف باری سے موسم خوشگوار اور دیدنی ہو گیا ہے۔ ہر جانب برف کے سفید موتیوں کی بھرمار ہے، سیاح بھی بڑی تعداد میں امڑ آئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے حیدر علی سے۔ حیدر علی بتائیے گا موسم کیسا ہے ملکہ کوہسار کا؟ جبت میں مری کے مال روڈ پر موجود ہوں اور برفباری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ ملکہ کوہسار کی وادی نے سفید چادر اوڑھ لی اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لیکن سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ ایک سیاح بھی موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور مری کا موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ماہم ہوں اور میں لاہور سے آئی ہوں مری کا موسم انجوائے کرنے۔ ہمیں لوگوں نے بھی کہا تھا اور میرے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی ہو کے آئے ہیں، تو ہم یہاں کا موسم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ رات کو سنو فالنگ ہوئی تھی، ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ۔ میں کہنا چاہوں گی کہ
जितने भी इलाके के लोग हैं वो यहाँ आके देखें, रहें और मज़ा करें, इंजॉय करें। जी बिल्कुल, ये इनका कहना है कि ये तो एंजॉय कर रहे हैं और बाकी जो आना चाहते हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि इंतज़ामिया की जानिब से मरी के अंदर स्नो गाला का भी इनकाद किया जा रहा है और जुम्मे और हफ्ते को मजीद बर्फबारी का भी इम्कान है। हैदर, आपने अपडेट किया। एबटाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश भी हुई है और गलियात और ठंडियानी में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सर्दी की शिद्दत में यकीनी तौर पर इजाफा हो गया है। बात करेंगे जुबैर अवान से। जुबैर अवान बताएगा मौसम कैसा है यहाँ पर। जी, एबटाबाद के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो एबटाबाद में जारी है। गहरे बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं जिसमें ठंडियानी और गलियात जो है वहाँ पर इस वक्त न सिर्फ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, बारिश के साथ साथ हल्की हल्की जो है बर्फबारी का भी आगाज़ वहाँ पर जो है हो चुका है। एबटाबाद में बूंदाबांदी और आसमान पर गहरे बादलों और गलियात और ठंडियानी में बर्फबारी की वजह से जो है सर्द हवाएं जो है एबटाबाद में चलनी शुरू हो चुकी हैं। सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हो चुका है। सर्दी बढ़ने से शहरियों को शदीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो ही मौसम जो है इस जनवरी के दूसरा आज जो है जनवरी का दिन है और दूसरे दिन ही जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। नए साल के आगाज़ से ही सर्दी ने भी जो है अपने डेरे डालने जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और सर्दी की शिद्दत में जो है उसमें भी इजाफा जो है वो हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक जो है बर्फबारी की भी गलियात में पेशन गोई जो है। जुबैर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें भी हैं नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जहानिया में कचहरी के बाहर मां बेटी के कत्ल केस में नामजद मुलजिम नईम अख्तर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। चीफ जस्टिस ने मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया था। मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जहानिया में कचहरी के बाहर मां बेटी के कत्ल के केस में नामजद मुलजिम नईम अख्तर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर आज खुद नोटिस लिया था। मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब के लिए ये मामला दर्द-ए-सर बन गया है। 162 अरब का मंसूबा 227 अरब रुपए का हो गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन का मुआहदा चीनी बैंक के साथ 25 अक्टूबर 2015 में हुआ। 27 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 1 खरब 62 अरब 60 करोड़ का तखमीना लगाया गया। चीनी बैंक एक्जिम ने यह कर्जा 20 साल के लिए दिया था। रायबंड से डेरा गुजरा तक 26 स्टेशन और ट्रैक को 27 माह में जून 2018 तक मुकम्मल होना था। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर चीनी कर्जे के अलावा हुकूमत पंजाब ने भी खती रकम खर्च की। मंसूबे की लैंड एक्विजिशन की मद में 21 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पंजाब हुकूमत ने 8 अरब की खती रकम से मंसूबे में हाल सर्विसेज को मुंतकिल किया। 4 अरब 50 करोड़ की लागत से अंडरपासेस और मेट्रो बस से जोड़ने वाले सबवेज का तखमीना लगाया गया, लेकिन मंसूबा तातुल का शिकार हुआ और लागत बढ़कर 2 खरब 27 अरब 47 लाख तक जा पहुंची। मंसूबा 22 माह तक 11 मकामात पर हुक्म इम्तनाई की जद में भी रहा। मंसूबा बरवक्त मुकम्मल न होने से $5 लाख यौमिया जुर्माना अदा करना होगा। हुकूमत की नई तारीख की तकमील में 212 दिन का जुर्माना अदा करना होगा। 212 दिन का जुर्माना 14 अरब 31 करोड़ इजाफी अदा करना होंगे। मुआहदे में किसी तनाज़े की सूरत में मुसालहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। जितना सस्ता तेल लिया आवाम को उतना सस्ता देने के बजाय 11 अरब रुपए अपनी जेब में डालने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। ये हम नहीं कहते, हुकूमती इदारे भी कह रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम करने के सिलसिले में हुकूमत ने आपके साथ क्या हाथ किया, ये हम आपको बताते हैं। हमने कल भी इस बारे में आपको बताया था। आपको बताएं, आवाम के लिए नए साल का तोहफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 90 रुपए 97 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई है।
जबकि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। तो हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए नए साल का तोहफा ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन जब एफपीआर की तरफ से पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की नई शरह का नोटिफिकेशन सामने आया तो पता चला कि अवाम को तो इससे भी ज्यादा रिलीफ से महरूम किया गया था जितना पहले अंदाजा लगाया जा रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन से लगता था कि हुकूमत ने अवाम को 5 रुपए फी लीटर के फायदे से महरूम रखा है, लेकिन पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे से तो ये जाहिर होता है कि अवाम को पेट्रोल पर फी लीटर 8 रुपए का रिलीफ नहीं दिया गया, क्योंकि पहले पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह 8% थी जो अब बढ़ाकर 17% कर दी गई है। अगर ये शरह ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 86 पैसे की बजाय 13 रुपए की कमी हो सकती थी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की औसतन माहाना मजमूई खपत का अंदाजा 18 लाख मैट्रिक टन के करीब है। इसके मुताबिक हुकूमत टैक्स ना बढ़ाती तो जनवरी के दौरान अवाम को 11 अरब रुपए से ज्यादा की बचत होती, जो अब हुक्मरानों के अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की में चमालंग कोयल माइन में धमाके से कान बैठ गई। 4 मजदूर जाँ बहक हुए जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। धमाका जहरीली गैस भरने से हुआ और कान बैठने का 15 दिन में ये चौथा वाक़या है। 10 मजदूर जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। रिजवान सईद की रिपोर्ट। दुक्की के इलाके चमालंग में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हो गया। 4 कारकुन जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक कारकुनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था, उनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक धमाके से कान का काफी हिस्सा बैठ गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कारकुनों का कहना है कि माइन में 60,000 लेबर काम कर रही है। अस्पताल समेत दीगर सहूलियात न होने से हादसे की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बंदा मर जाते, जख्मी हो जाते, इधर अस्पताल का मेडिसिन दवाई डॉक्टर का कोई सहूलियत नहीं है। तकरीबन हज़ारों मजदूर काम करते हैं लेकिन उनका पूछने वाला यहाँ पे कोई भी इंतजामिया मौजूद नहीं है। माइन इंस्पेक्टर मैनेजर जो है काम पर ही नहीं आते बिल्कुल। अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो अस्पताल में उनको कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। दुक्की के इलाके चमालंग में 15 दिन में ये चौथा वाक़या है जिसमें 10 मजदूर जाँ बहक जबकि 9 मजदूर जख्मी हो चुके हैं। रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम में मुलव्विस 10 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। जिले हैदर की रिपोर्ट देखिए। रेंजर्स के हाथों कराची के इलाके कुरंगी, गुलशन इकबाल और सुरजानी में कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में शहरियों को झांसा देकर रकम बटोरने वाला 10 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। तर्जमान के मुताबिक शहरी ने गाड़ियां खरीदने के लिए 11 लाख रुपए ऑनलाइन गिरोह को अदा किए, ताहम रकम की अदायगी के बाद मुलजिम फोन बंद करके रूपोश हो गए थे। मुलजमान की गिरफ्तारी फोन नंबर्स और इंटेलिजेंस मालूमात के जरिए अमल में लाई गई, जबकि शाह लतीफ पुलिस ने खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा नाजिया बुरके की आड़ में हीरोइन और चर्च की सप्लाई किया करती थी। इधर गिडाब सिटी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान कार्रवाई करके 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों मुलजमान से असला और मोबाइल फोन बरामद करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि चमड़ा चुरंगी पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया और PIB कॉलोनी से नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। जिले हैदर 24 न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वजीर मस्जिद के घर आए। उन्होंने वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातह खानी भी की। तस्वीर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वजीर मजहबी उमूर के घर पहुंचे और उन्होंने वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उधर एबटाबाद में जिला और तहसील कौंसल्स का इजलास हुआ, जिसमें नन्ही फरियाल के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी किया गया। इजलास में करारदाद मंजूर की गई कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी जाए। जुबैर अवान से इस पर बात करेंगे। जुबैर अवान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट असम्बली हाल एबटाबाद में डिस्ट्रिक्ट कौंसल समेत एबटाबाद की 2 तहसील कौंसलों का मुश्तरका इजलास जो है वो इस वक्त असम्बली हाल एबटाबाद में जो है वो जारी है। ये जो इजलास था इसमें मुत्तफ़िका तौर पर मेंबरान जो हैं उन्होंने बरहमी का जो है वो इजहार किया है, क्योंकि 8 रोज़ जो है वो गुजर चुके हैं। जो 3 साला फरियाल थी जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया था, उसके कातिल जो है वो पुलिस ताहाल जो है गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस पर मेंबरान जो है वो काफ़ी बरम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से एक करारदाद जो है वो भी असम्बली के अंदर जो है पेश की गई है, जिसको मुत्तफ़िका तौर पर मेंबरान ने पास किया है। और जो करारदाद का मतन था वो ये है कि पुलिस अब तक मुलजमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी है। पुलिस फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार करे और उनको सरेआम जो है वो फांसी दी जाए। मेंबरान ने काफ़ी बरहमी का जो है वो इजहार किया है और इनका ये भी कहना था, उन्होंने ये भी इस तशवीश का भी इजहार किया है कि जो कातिल है उनको पुलिस ताहाल जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बेगुनाह अफराद को जो है वो उठाया जा रहा है, उनको वहाँ पर जो है वो तशद्दुद का निशाना जो है बनाया जा रहा है। मेंबरान ने का ये भी कहना है कि फिल फौर पुलिस जो है कातिलों को गिरफ्तार करके उनको करार वाकई सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करे और उनको सरेआम जो है वो फांसी दी जाए। जी, जंग के इलाके माड़ी शाह सुखैरा के रहायशी पाक फौज के शहीद हवलदार हसनैन रजा की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। हवलदार हुसैन रजा ने बुलंद और सर्द तरीन महाल सियाचिन ग्लेशियर पर वतन दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मजीद बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस। जी बिल्कुल, हवलदार हसनैन रज़ा खान का शुमार पाक फ़ौज के उन नौजवानों के अंदर होता है जिन्होंने दुनिया के बुलंद तरीन और सर तरीन महाज के ऊपर जो है वो दुश्मन अफवाज का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश की, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और इसके इस्तेहकाम के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान की। इस हवाले से आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। 2004 में वो शहीद हुए सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो है, और उनके जो है माड़ी शाह सगीरा कब्रिस्तान जो है उसके अंदर उनको दफन किया गया। इस हवाले से उनके भाई जो हैं इंतज़ार मेहदी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा क्या बात रखते हैं, और सबसे पहले बताइएगा उनकी जो है शहादत जो है वो किस तरह हुई? वो अपना सियाचिन ग्लेशियर में नहायत ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए वो शहीद हुए हैं। मौसम तो शदीद ज़ख्मी थे, फिर वो मौसम की जो तब्दीली वजह से जो वो सही नहीं बर्दाश्त कर सके। हमारे तो बहुत ही है नेक जज्बात हैं, अपने जितने ही हमारे नौजवान हैं उनकी ख्वाहिश है कि हम जाएँ। ख़ुसूसन मेरे जो भतीजा है गुलफाम रज़ा, इनकी भी बहुत ही जज्बात हैं मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के लिए। इस हवाले से इनका कहना है कि वो हसनैन रज़ा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो अपनी जानें कुर्बान की, और वो जो है फ़ख्र करते हैं अपने भाई के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर। शुक्रिया ओवैस, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, जिंदा कौमें अपने शहदा को नहीं भूलती। पाक फौज के सबूत टोबा टेक सिंह के इलाके 372 के शहीद नायक अब्दुल अजीज़ की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नायक अब्दुल अजीज़ ने कारगिल की लड़ाई में जामे शहादत नोश किया था। शाहिद महमूद से मजीद बात करते हैं। जी शाहिद। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क पर मर मिटने वाले जो है शहदाए पाकिस्तान उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और आज ऐसी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने 2 जनवरी 1999 में जो है सियाचिन के इलाका कारगिल में जो है जामे शहादत नोश किया है। शहीद अब्दुल अजीज़ ने जो है वहाँ पे दुश्मनों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। इस वक्त मेरे साथ शहीद की जो फैमिली है वो भी मौजूद है, उनकी अहलिया मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। आंटी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? शोहर के बाद अपने बेटे को आपने इसी जो है नक्शे कदम पर चलाने के लिए वक्फ कर दिया, वो भी अब पाक फौज में शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं, मुल्क की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब्बू शहीद हो गए थे, फिर भी मैं हौसला करके अपने बेटे ने भेजा। आदमी ने अगर ज़रूरत पवे मैं अपने दूसरे बच्चे भी देना चाहती। हाँ जी बिल्कुल, खूबसूरत मैसेज जिस तरह इन्होंने दिया है, और इनका ये कहना है कि सिर्फ एक शहीद अब्दुल अजीज़ नहीं बल्कि उनके जो दूसरा बेटा है अफजाल, वो भी इसी जो है नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और इसके अलावा अगर और भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो उनका जो तीसरा बेटा है वो भी इसीलिए वक्फ है, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि तमाम जो इनका ख़ानदान है वो भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो है वक्फ कर देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिफाजत करेंगे अपने मुल्क की करेंगे, अपने मुल्क को आंच नहीं आनेंगे, जिसके लिए आज ख़ासूस तौर पर शहीद अब्दुल अजीज़ के लिए दुआएं जो है वो तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ज़फरवाल के नायब सूबेदार मोहम्मद रफ़ीक शहीद की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 जनवरी 1999 को सियाचिन के मकाम पर उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद रफ़ीक के घर वालों के साथ फरहान एजाज मौजूद हैं। जी फरहान, बताइएगा अहले खाना के जज्बात क्या हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त शहीद मोहम्मद रफ़ीक के घर मौजूद हूँ, जो 2 जनवरी 1999 को सियाचिन के मकाम पर शहीद हो गए।
उनकी वालदा और उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनकी वालदा से बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। जी हाँ बेटा मरफूआ से याद आता हम बेटे एक बेटा मैंने बंदा लेना और बेवाली ढूंढ बेचा कि दूसरे में देखे ना बिका आधार ना जैसे पकड़ बनाओ तो मुल्क बना से खाना। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि उनका बेटा शहीद हुआ तो उसका बेटा आगे वालद वाली यूनिट में ही पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर चुका है, पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। बहुत शुक्रिया फरहान। और वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने शहदा को याद रखती हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, तमाम फ़िरक़ों के उलमा कराम ने पैगाम पाकिस्तान के अमन के पैगाम के साथ मीरान शाह और मीर अली का दौरा किया। ये एक ऐसा पैगाम है जिसने दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त दी। इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं। चेयरमैन वाबडा इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं। और जब एवेल्यूएशन के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे इसका मैग्नीट्यूड और स्केल बहुत बड़ा है और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए वाबडा का जो एक प्रोसेस वो ये होता है कि वी हैव अ कंसल्टेंट, इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो है, जिसमें जेबी था, जिसमें नेस्पाक भी शामिल है, जिसमें स्मैक भी शामिल है और जिसमें एक और पाकिस्तानी कंपनी ACE भी शामिल है। उन्होंने 6 महीने लगा के इसकी एवेल्यूएशन की। अब इस एवेल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में जो फंडामेंटल्स हैं वो 3 हैं कि दिस हैज़ टू बी एज पर द FIDIC स्टैंडर्ड्स, दिस हैज़ टू बी एज पर द पेपरा रूल, and this has to be strictly in accordance with the PEC provisions. That is where the WAPDA neither does any variation और ना ही जो एवेल्यूएट करते हैं उनके पास कोई इसकी प्रोविज़न होती है। इसकी एवेल्यूएशन करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा JV है जिसका ये प्रोजेक्ट करने का एक्सपीरियंस है ऑफ 300 बिलियन रुपीज़। उसके बाद उनकी टेक्निकल कैपेसिटी क्या है, उन्होंने पहले कितने प्रोजेक्ट इस लेवल के किए हुए हैं। तो देयर इज़ अ होल रेंज ऑफ लिस्ट ऑफ प्रीरेक्विजिट क्राइटेरिया। उस पे बेस करके जो हमें रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर हुआ वो JV वो था जिसमें चाइना गजूबा है जो मेन है, 70% उनका इसमें शेयर है। उनके साथ डेस्कॉन है जिसका 30% शेयर है और विद इन दिस 30 आई थिंक जो वॉइस थी नेम का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बीच में शामिल है। तो डेस्कॉन विल हैव अबाउट 20 to 30% शेयर, whereas China Gazuba will have about 70% शेयर। तो ये दोनों ये रिस्पॉन्सिव हो गए और इंशाल्लाह अल्लाह विलिंग अगले 8 से 9 हफ्ते में ये मोबिलाइज हो जाएंगे और इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि अगर एक बंदा हुकूमत में एक ओहदे पे है और उसकी कोई कंपनी जो है उसको कोई वो बिजनेस कर रही है सरकार के साथ, तो आप ये नहीं समझते कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? जी अच्छा सवाल है जी। देखें, मैं एक बात वाज़ेह करता चला जाऊँ कि जब हमारे पास इंटरनेशनल बिडिंग आती है तो उसकी प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं। उसकी प्रीरेक्विजिट्स ये हैं कि टेक्निकल कैपेबिलिटी किस बिडर की है और वापडा एज एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी पावर टू डिनाई और स्टॉप और ब्लॉक पार्टिसिपेशन बाय एनी ऑफ द JVs। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वी डू नॉट इवन सी हु ओन्स द कंपनी। तीसरी बात यह है कि ये जो आप जिक्र कर रहे हैं शायद आपका इशारा डेस्कॉन की तरफ है। जैसे पहले मैंने बताया कि ये इसकी जो RFP बनी थी दैट वाज समवेयर इन नवंबर 2000। चेयरमैन वाबडा इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। एक बार फिर बात करेंगे पैगाम पाकिस्तान की। नाज़रीन, तमाम फ़िरक़ों के उलमा कराम ने पैगाम पाकिस्तान के अमन के पैगाम के साथ मीरान शाह और मीर अली का दौरा किया है। ये एक ऐसा पैगाम है जिसने दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त दी। पैगाम पाकिस्तान 1900 से ज़ायद उलमा का एक फतवा है। उलमा के दौरे पर बनाई गई मुख्तसर फिल्म ये भी बताती है कि ये कैसे पेशा वराना महारत से पाक फौज अभी तक ये जंग लड़ रही है। के जिम्मेदारान उस जगह के ऊपर आए जहां इकट्ठे होना मुमकिन नहीं था। जब यह अफवाज पाकिस्तान ने ताकत दिखाई तो एक पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक हुक्म सादिर हुआ, एक किताब सादिर हुई जिसके अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र ने कहा कि खुदकश हमले हराम हैं और इस तरीके से रियासत के ख़िलाफ़ जंग करना ये जिहाद नहीं है, ये दहशतगर्दी है। ये जो इस वक्त पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से काम हो रहा है ये लोगों की रूहों में और लोगों की फ़िक्रों में चेंजिंग का काम है।
ये इलाका जहाँ हम हैं यहाँ रोज़ाना धमाके हुआ करते थे। माशरे के मजमूई बिहेवियर में इतनी तब्दीली आ चुकी है कि वो जो नफ़रतें थीं वो दफन हो चुकी हैं और अब मोहब्बतों ने उसकी जगह ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर अभी अमन आया है और ये पैगाम पाकिस्तान के वसातत से आए, ये पैगाम पाकिस्तान के जो हमारे साथी हैं उन्होंने शब रोज़ मेहनत किया, इसके लिए इसकी शब रोज़ की मेहनत की समारात ये है कि सारे पैर के इकट्ठे हो गए हैं। अब हमने एक नज़रियाती जंग लड़नी है। इस किताब में वो नज़रिया है जिसकी बिना पे पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो नज़रियाती हदूद है हमारे मुल्क है, जो नज़रियाती प्रोग्राम है हमारा, वो अभी हम चलाएंगे। इस प्याम पाकिस्तान ने बहुत से शकूक व शुबात को क्लियर कर दिए और एकदम जो ड्रास्टिक एक टेररिज्म का जो ग्राफ है जो नीचे होता जा रहा है, वो उन खवारिज को जो कि यहाँ पे लड़ते रहे हैं वो अब शायद कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि लोकल उलमा भी और लोकल लोग भी इस बात पे बड़े मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की सरहदें अगर महफूज हैं वो पाकिस्तान की फौज की वजह से हैं। आप ये देखिए शाम के हालात, इराक के हालात, लीबिया के हालात क्या हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात के बावजूद जो हमने देखे किस तरीके से वो हमले करते थे और उसके बाद हमारे अफवाज फाकिजान ने उसको कंट्रोल किया और उनको ख़त्म किया। खवारिज के साथ हम पिछले 1400 सालों से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि बहैसियत कौम हम इनको शिकस्त देंगे। ऑलरेडी हम शिकस्त दे चुके हैं, जो थोड़े बहुत रहे थे उनको भी शिकस्त देंगे और इंशाल्लाह हम एक मुत्तहिद कौम के तौर पे सामने आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाजार में फिरते हुए देख करके देखा, अवाम फौज को देख करके सलूट कर रहे हैं और फौजी अवाम को देख करके मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वज़ीरिस्तान की अवाम है, वो खा मसूद हों, खा दावड़ हों, वज़ीर हों, ये बड़े मजहबी लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, ज़ुबान के पक्के दिल के सच्चे लोग हैं। इन इलाकों में भी और पूरे मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह अमन का क़याम हो जाए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि